इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एडम नाम के एक लड़के को दिखाते हुए। एडम तो एक बहुत ही बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था जो शहर में सबसे अमीर हुआ करती थी। एडम तो फिलहाल के लिए अपने अंकल हैसल के पास रहता और उनका बिजनेस संभालता। दरअसल उसके अंकल हैसल का बिजनेस होता है कि वो गरीब लोगों को पकड़कर जबरदस्ती अमीर लोगों को बहुत ही ज्यादा दाम में बेचा करता था। उन सारे गरीब लोगों को एकदम नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था और उनसे डेली काम कराए जाते। एक तरीके से रिच लोग अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए गरीबों पर अत्याचार करते थे और यहाँ हैसल ने इस पूरी चीजों को अपना फैमिली बिजनेस बनाकर रखा था, यानी गरीब लोगों की एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई करना। एडम तो इस पूरे बिजनेस के टेक्निकल चीजें संभालता था, लेकिन आज तक उसने फील्ड वर्क नहीं किया होता है, तो इसीलिए अब उसके अंकल हैसल ने एडम को फील्ड वर्क के लिए भेज दिया था ताकि वो गरीब और लाचार लोगों को पास से जाकर देखे और उनकी सप्लाई प्रॉपरली करवाए। एडम अब सीधा चला गया होता है एक आइलैंड की तरफ जहाँ पर इन सारे गरीब लोगों को रखा जाता था। वहाँ पर एडम की हॉरोक नाम के एक लीडर से मुलाकात होती है जो कि सारे प्रोसेस को संभालता था। एडम तो हॉरोक के पास कई सारे डील लेकर आया था जो उसके ही फैमिली के कई सारे रॉयल लोग के होते हैं। हॉरोक तो एडम की बताई गई सारी बातें समझ चुका था और अब वो डील प्रिपेयर करने चला जाता है। अब यहाँ एडम जब उस आइलैंड के ऊपर थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था तभी उससे कुछ आवाजें आती हैं। वो उस आवाज के पीछे चला गया और देखा कि ये एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जिसके अंदर बड़े पैमाने पर नाइजीरियन और कई सारे गरीब लोग मौजूद हैं और इन्हीं सबको जबरदस्ती सप्लाई किया जाता था अमीर लोगों को। एडम एकदम से चौंक कर उनके पास आकर देखने लगा क्योंकि लोगों की हालत वहाँ बहुत ही बदतर थी। एक आदमी को तो बीच में बांध कर उसके ऊपर कोड़े मारे जा रहे थे और उसे टॉर्चर किया जा रहा था। एडम ने ये बेकार नजारा आज तक कभी देखा नहीं होता। वो धीरे धीरे वहाँ पर आकर उसी मार खाते हुए आदमी की आंखों में देखता जा रहा था। ऐसा लगता है कि उस आदमी के अंदर जीने की कोई इच्छा ही ना हो, पर वो सब कर भी क्या सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एडम ने पहली बार ये चीजें एक्सप्लोर की थी और उसने कभी भी ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं की होती कि इनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है। एडम तो अब अचानक एकदम से बेहोश हो गया और वहाँ की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। सभी लोग आकर एडम को उठाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को बुला लेते हैं। ये डॉक्टर एडम की फैमिली का फैमिली डॉक्टर होता है। डॉक्टर ने एडम से पूछताछ करने के बाद उसकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। उन्हें लग रहा था कि शायद बहुत ज्यादा गर्मी के कारण एडम को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया, लेकिन ये सारी बातें तो अलग थीं जिसे कि एडम ही बता सकता है। अब यहाँ पर डॉक्टर नोटिस करते हैं कि एडम के चेस्ट के ऊपर एक बर्थ मार्क है। ये एक शूटिंग स्टार का निशान था जो कि रॉयल फैमिली के बच्चों को लगाया जाता था। डॉक्टर तो अब पूरी तरीके से एग्जामिन करने के बाद एडम को कुछ लिक्विड देते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एडम भी उन सारे मेडिसिन को कंज्यूम करके आराम करने लगता है। अब यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट का सारा कंसाइनमेंट फिक्स होने के बाद एडम वापस नाव के अंदर बैठकर अपने साथियों के साथ वापस जाने लगा। एडम ने तो यहाँ पर एक डायरी मेंटेन की थी जिसके अंदर वो अपनी हर एक इम्पोर्टेंट बातें लिखा करता था। एडम ने तो उसके अंदर वो भी मेंशन किया होता है कि कैसे गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी हालत बद से बदतर हो चली है और किसी को तो उनकी सुरक्षा का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। अचानक अब एडम को नाव की ऊपरी तरफ से आवाजें आने लगी। वो जब ऊपर जाकर देखता है तो कई सारे अमीर लोग एक गरीब आदमी को टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये वही आदमी था जिसे भरी सभा के बीच में मारा जा रहा था। वो सभी उस गरीब आदमी को ऊपर जाकर नाव का पर्दा गिराने के लिए कहते हैं और अगर वो इसमें बहुत स्लो होगा तो नीचे से उसे गोली मार दी जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में अमीर लोगों को बहुत मजा आ रहा था और वो एंटरटेनमेंट का इन्हें एक साधन समझते हैं। लेकिन अब यहाँ एडम ने जब ये सारी चीजें एक्सप्लोर की तो वो उन्हें रोकने लगता है क्योंकि उसे उस गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार होते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। अब भले ही एडम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उस जगह पर बाकी लोग भी रॉयल फैमिली के ही थे। उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा था कि एक रॉयल आदमी गरीब के बारे में सोच रहा है। उन लोगों ने गुस्से में आकर एडम और उस गरीब आदमी को एक चैम्बर के अंदर ही बंद कर दिया। शुरुआत में तो वो गरीब आदमी एडम को बाकी लोगों की तरह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इस आदमी का नाम अटुआ होता है जो कि एक कबीले से बिलोंग करता था। थोड़ी देर बाद एडम जब अटुआ से एकदम अच्छी तरीके से बात कर रहा था तो अटुआ समझ गया कि एडम अलग है। अटुआ बता रहा था कि वो जानबूझकर यहाँ भाग के आ गया क्योंकि वो अपने कबीले में मुंह दिखाने लायक नहीं रह चुका था। वहाँ से ज्यादा ये जगह उसके लिए सुकूनदायक है। एडम और अटुआ अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं और हर एक बात शेयर करते हैं।
थोड़े समय के अंदर दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब जब यहाँ पर ये बातें बाकी रॉयल फैमिली वालों को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि एडम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और अटुआ एकदम गरीब है। इस तरीके की दोस्ती आज तक उन्होंने नहीं देखी और ये उनके रूल्स के खिलाफ भी था। इसी वजह से सभी एडम से नफरत करने लगे होते हैं। हमें तो अब यहाँ उनका फैमिली डॉक्टर दिखाया गया जो एडम को बार बार बेहोश कर रहा था। यहाँ पता चला कि एडम तो पहले ही ठीक हो चुका था, लेकिन डॉक्टर उसे जानबूझकर नशे की दवा देता। ये दवा धीरे धीरे एडम को बीमार करते जाती। ऐसा डॉक्टर ने इसीलिए किया क्योंकि एडम एक रॉयल फैमिली का बच्चा है और अगर वो उसे किडनैप करके कहीं बंद कर दे तो बहुत सारे पैसे उसे मिल सकते हैं। डॉक्टर इसी वजह से बार बार उसे नशे की दवा देता और उसे सुलाने का कोशिश करता। एंड में तो डॉक्टर गुस्सा होकर एडम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छी बात हुई कि उसी मोमेंट पर अटुआ वहां पर आ गया था। अटुआ ने तो डॉक्टर को मारते हुए एडम की जान बचा ली होती है। एडम की हालत बहुत खराब होने के कारण अटुआ ही उसका ख्याल रखने लगा था। सभी को पता था कि अटुआ भले ही पुअर इंसान है, लेकिन उसके पास ताकत बहुत ज्यादा थी। वो चाहे तो उन सभी को मार सकता है, इसीलिए कोई भी एडम के पास जा नहीं रहा था। अटुआ एडम के साथ ही रहता है जब तक नाव किनारे पर ना पहुंच जाए। एडम तो अब इतने समय बाद अपने घर पर आकर अपनी प्यारी वाइफ से मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर एडम ने उन गरीब लोगों के साथ होने वाले अत्याचार के बारे में सच्चाई जान ली है। सीधा अपने अंकल से आकर कहने लगा कि वो इन सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं काम करेगा। इवन एडम ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है उसे वो जलाने लगा, क्योंकि अब वो गरीब लोगों को सप्लाई करने के काम में बिल्कुल अगेंस्ट है। एडम ने तो अपने अंकल को ये भी बताया कि वो ये काम छोड़कर अपनी वाइफ के साथ गरीब लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। एडम के अंकल इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं होते और उसे गलत रास्ते पर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। उसके अंकल एडम को समझा रहे थे कि यहाँ जितने भी रॉयल लोग हैं वो ये काम करते हैं और अगर तुम उनके अगेंस्ट गए तो सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, फिर शायद हमें रॉयल फैमिली से बहिष्कृत कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एडम ने अपना गोल सेट कर लिया था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। चाहे कुछ भी हो वो उन सारे गरीब लोगों को न्याय दिला कर रहेगा, क्योंकि वो सब भी इंसान हैं। अब उन सभी का बर्थ ही गरीब हुआ है तो इसमें वो सब कुछ नहीं कर सकते। एडम ये सारी बातें अपनी डायरी में इंक्लूड करता जाता था। उस डायरी के अंदर एडम ने इतने अच्छे एक्सपीरियंस इंक्लूड किए थे जिससे कि वो फ्यूचर में जाकर काफी अच्छी नॉवेल बनने वाली थी। इन चीजों के बारे में एडम को नहीं पता था। कुछ सालों बाद ही एडम की लिखी गई वो डायरी एक राइटर को मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद वो भी काफी इम्प्रेस हो चुका था। उस राइटर ने डिसाइड किया कि वो इस पूरे थॉट को इंक्लूड करके एक नॉवेल और किताब बनाएगा। इस किताब को उसने लिख दिया और चारों तरफ पब्लिश कर दिया। बहुत सारे लोगों को किताब पढ़ने के बाद उनकी सहमति मिलती है और वो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। यानी इतने साल बीत जाने के बाद भी एडम की सोच आज भी लोगों के मन में जिंदा है। वहीं अब हमें यहाँ दूसरी तरफ रॉबर्ट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड रूफस के साथ मौजूद था। रॉबर्ट और रूफस होमोसेक्सुअल थे और यहाँ रॉबर्ट शुरुआत से ही एक बड़ा म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता था, लेकिन रॉबर्ट को पता होता है कि वो अपने इस छोटे से शहर में रहकर कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए रॉबर्ट अपने पार्टनर रूफस को बिना बताए छोड़कर चला जाता है एक यूनिवर्सिटी में, जहां वो अपनी म्यूजिक कंपोजिंग स्किल्स को काफी बढ़ा सकता है। रॉबर्ट तो अपनी ट्रेनिंग के लिए एक फेमस म्यूजिक कंपोजर जिसका नाम बैन था उसके यहाँ पर एज अ असिस्टेंट काम करने लगा। बैन बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कई सारे म्यूजिक कंपोज करके दिए थे। धीरे धीरे रॉबर्ट बैन के ही घर में रहना स्टार्ट कर देता है और उसकी मदद भी करता है। रॉबर्ट को बैन से बहुत कुछ सीखने भी मिलता था। वो अपने पार्टनर रूफस को भी कई सारे लेटर लिखता है जिससे उनकी बातचीत होती रहे। अब उस घर में जो बैन की वाइफ थी वो बहुत ज्यादा नौजवान होती है। उसकी नजर रॉबर्ट के ऊपर पड़ गई और वो उससे पास आने के लिए कह रही थी, लेकिन रॉबर्ट इन चीजों के लिए वहां नहीं गया था। प्रॉब्लम तो तब हो गई जब बैन की वाइफ को वो सारे लेटर्स मिल गए जो कि रॉबर्ट रूफस के लिए लिखा करता था। उसे पढ़ने के बाद बैन की वाइफ को पता चल गया होता है कि रॉबर्ट होमोसेक्सुअल है। इसी एक पॉइंट का फायदा उठाते हुए बैन की वाइफ अब यहाँ रॉबर्ट को ब्लैकमेल करने लगी थी। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि रॉबर्ट मजबूर हो गया था उसकी वाइफ के साथ अफेयर करने के लिए। जैसा वो कहती है वैसा ही रॉबर्ट किया करता। अब यहाँ जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे रॉबर्ट अपनी म्यूजिक कंपोजिंग स्किल को काफी अच्छा कर लेता है। लेकिन एक दिन यहाँ रॉबर्ट को एडम द्वारा लिखी गई वही किताब मिलती है। वो किताब अब बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन एडम द्वारा लिखे गए उसके अंदर हर एक वर्ड्स रॉबर्ट को समझ में आ रहे थे। रॉबर्ट उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है और उसके ख्यालों को अप्लाई करता है। रॉबर्ट को तो उसे पढ़ने के बाद कुछ अजीब सी धुन सुनाई दे रही थी जिसे कि वो अपने बेस्ट म्यूजिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगा। रॉबर्ट ने रात दिन एक कर दिए थे उस म्यूजिक को कंपोज करने के लिए और वो म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती जा रही थी डे बाय डे। रॉबर्ट ने तो सोच लिया था कि इस बारे में वो अपने पार्टनर रूफस को भी बताएगा कि एडम नाम के आदमी द्वारा लिखी गई ये किताब कितनी ज्यादा हेल्पफुल है।
अब यहाँ पर एक रात बेन रॉबर्ट के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने अभी अभी कुछ धुन सुनी। रॉबर्ट बहुत ही गर्व से कह रहा था कि ये म्यूजिक मैंने कंपोज किया है। बेन ने जब एक और बार वो धुन सुनी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इसी वजह से अब बेन यहाँ रॉबर्ट को कहने लगा कि ये पूरा क्रेडिट मेरा है, तुम मेरे लिए काम करते हो और मेरे घर में रहते हो, तो एडम द्वारा लिखी गई बुक भी मेरी है। अब यहाँ रॉबर्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस म्यूजिक को कंपोज करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए और अब बेन के अकॉर्डिंग ये पूरा क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बेन ने तो रॉबर्ट को भी ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि वो सभी को बता देगा कि तुम होमोसेक्सुअल हो, और अगर ये बात पता चली तो रॉबर्ट को कहीं काम भी नहीं मिलेगा। उसे अपना करियर भी संभालना था और अपना क्रेडिट भी लेना था। इसीलिए अब यहाँ पर रॉबर्ट बहुत बुरी तरीके से बेन को जान से मार देता है। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं रहा था तो वो वहाँ से अब एक होटल के अंदर चला आया। अब जाकर उसने अपने पार्टनर रूफस को एक लेटर लिखा जिसमें वो सारी बातें समझाता है और एडम द्वारा लिखी गई किताब भी भेजता है। उसी लेटर के अटैचमेंट में रॉबर्ट ने अपनी वो म्यूजिक भी इंक्लूड की थी। उसके पार्टनर रूफस को जब ये लेटर मिला तो वो बहुत ज्यादा चौंक गया। उसके अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ था, रूफस उसे जल्द से जल्द फॉलो करते हुए रॉबर्ट के उस रूम में पहुंचा, पर शायद तब तक देर हो चुकी थी। रॉबर्ट ने बाथरूम के अंदर अपने आप की जान ले ली होती है। रूफस ये देखकर सह नहीं पा रहा था, क्योंकि रॉबर्ट उसका बचपन का दोस्त होता है। रूफस ने अंत में रॉबर्ट द्वारा भेजे गए उस अटैचमेंट को अच्छे से देखा और उसके अंदर वो एटलास क्लाउड नाम की वो म्यूजिक मिलती है। रूफस ने बड़े सम्मान के साथ रॉबर्ट को पूरा क्रेडिट देते हुए वो म्यूजिक पब्लिश कर दी थी। उस म्यूजिक को बहुत ज्यादा लोगों का प्यार मिलता है और वो काफी फेमस हो गई, यानी कि रॉबर्ट का सपना पूरा हो चुका था उसके मरने के बाद भी। अब हमें यहाँ पर कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रूफस अब एक बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था। रूफस बहुत एजेड हो चुका होता है, लेकिन आज भी उसके दिल में रॉबर्ट के लिए फीलिंग्स मौजूद थी। अब यहाँ रूफस एक लिफ्ट के अंदर जा रहा था जहाँ पर लुइस नाम की एक जर्नलिस्ट मौजूद थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही हैं, पर तभी अचानक लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है। दोनों बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में वो लिफ्ट चालू हो जाती है। उस मोमेंट के बाद रूफस और लुइस के बीच में दोस्ती हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे से अपना कार्ड शेयर करते हैं। लुइस ने तो रूफस से कह दिया कि अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया गया जहाँ पर रूफस अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। रूफस खुश होता है क्योंकि अब उसके शहर में काफी बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ओपन हो रहा है। इस न्यूक्लियर प्लांट की मदद से सारे हाउस होल्ड चीजों को काफी एनर्जी मिल पाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि न्यूक्लियर प्लांट बनने के बाद सारी ऑयल माइनिंग फैक्ट्रियों को काफी नुकसान होगा। लोग अपने डेली लाइफ में ऑयल कंजप्शन एकदम से कम कर देंगे। तो इसीलिए ऑयल माइनिंग फैक्ट्री के कई सारे ओनर्स इसके अगेंस्ट हो गए, जो नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर प्लांट एग्जिस्ट करे। इसीलिए अब उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय करना चाहा। ये सारी बातें रूफस को पता चल चुकी थी और उसी के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट भी उसके पास होते हैं। रूफस चाहता था कि उन सारे गुनहगारों को सजा मिले और ये सच सभी के सामने लेकर आए। इसीलिए अब रूफस उस रिपोर्ट के साथ सीधा कॉल करता है लुइस को और उसे अपने घर पर बुलाता है। रूफस उन रिपोर्ट्स को इकट्ठा कर ही रहा था, पर अचानक पीछे से एक आदमी आ गया और उसने रूफस को बंदूक की मदद से मार दिया होता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ऑयल माइनिंग फैक्ट्री के ओनर्स द्वारा भेजा गया एक कातिल होता है। उस आदमी ने रूफस को मारकर सारी रिपोर्ट्स अपने हाथ में ले लिए और वहां से चला गया। थोड़ी देर के अंदर जब लुइस उस जगह पर पहुंचती है तो वो रूफस को मरा हुआ पा रही थी। वो एकदम से चौंक गई और वहां जाकर सारी चीजें इकट्ठा करने लगी। लुइस को तो वहां पर कई सारे लेटर्स मिलते हैं जो कि रॉबर्ट के थे और उसने रूफस को भेजे होते हैं। लुइस अब सीधा पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके उन लेटर्स को अपने घर पर लेकर चली गई। उसने सारे लेटर्स बड़े बारीकी से पढ़ी, जिसमें रॉबर्ट और रूफस की कई सारी बातें मौजूद थी। वहां पर एटलास क्लाउड नाम की म्यूजिक की भी इंक्लूजन होता है, तो इसीलिए लुइस एक स्टोर के अंदर चली गई और एटलास क्लाउड नाम की एल्बम म्यूजिक को मांग लिया। उसे घर पर जाकर सुनने के बाद लुइस के होश उड़ गए थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बारीकी से म्यूजिक बनाए गए थे जो दिल को टच कर जाए। अब यहाँ पर अगले दिन लुइस सारी रिपोर्ट्स लेकर उसे पब्लिश करने के लिए जाती है। लुइस की मुलाकात रूफस के साथ काम करने वाले एक वैज्ञानिक जिसका नाम आइजैक होता है उससे होती है। सारी बातें समझाने के बाद आइजैक ने उसे वो रिपोर्ट्स भी दे दिए थे जो रूफस लुइस को देने वाला था। यानी उनके पास अब फुल प्रूफ सबूत है कि वो सारे अपराधी कौन है जिन्होंने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। पर ये चीजें उस कॉम्पिटिटर को पता चल गई थी, इसीलिए अब वो सारे सबूत मिटाने के लिए आइजैक जिस एरोप्लेन में होता है उसके अंदर ब्लास्ट करा देता है। इन लोगों ने तो लुइस के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की। लुइस की कार बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होकर पानी में गिर जाती है। उसमें लुइस तो बच गई थी, लेकिन सारे रिपोर्ट्स बेकार हो चुके थे। यानी अब उन्हें बहुत सावधानी तरीके से रहना पड़ेगा और अपनी जान बचानी पड़ेगी।
लुइस के पास अब यहाँ पर एक ब्लैक मैन आता है जो उसके फादर के साथ काम किया करता था। उसे बोला गया होता है कि लुइस की जान बचा कर रखे, इसीलिए वो लुइस के सामने खड़ा था। लुइस के पूछने पर वो ब्लैक मैन बताने लगा कि ये एक बहुत ही बड़े ऑयल माइनिंग फैक्ट्री के ओनर का काम है। वो नहीं चाहता कि न्यूक्लियर प्लांट बनने से उनका लॉस हो। तो हुक नाम का वही बिजनेसमैन तुम्हारे ऊपर हमले करा रहा है और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। लुइस के ऊपर कई सारे अटैक हो रहे थे, लेकिन ब्लैक मैन लुइस की प्रोटेक्शन करता है और उसे सेफ रखता है। कुछ समय बाद लुइस की मुलाकात रूफस के एक फ्रेंड से हो रही थी। रूफस ने मरने से पहले उस फ्रेंड को वो सारे रिपोर्ट्स दे दिए होते हैं जिसे कि अब वो लुइस को दे रही थी, यानी कि वो सारे रिपोर्ट्स अब लुइस के पास वापस आ चुके हैं। उसने बड़ी चालाकी से उस ब्लैक मैन के साथ मिलकर सारे रिपोर्ट पब्लिश कर दिए थे और अब सारी दुनिया के सामने ये सच्चाई आ चुकी थी। उस ऑयल माइनिंग फैक्ट्री के ओनर को सजा मिली और पूरी तरीके से उसे बंद कर दिया गया। लुइस इसी तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ती रही और सच्चाई सभी के सामने लाती रही। लुइस के ऊपर भी एक लेखक काफी अच्छी बातें लिखता है जो आगे चलकर बहुत फेमस किताब बन गई थी, यानी लुइस भी एक नोन कैरेक्टर्स में से एक है। अब हमें यहाँ पर 2060 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सारी चीजें काफी एडवांस हो चुकी थी। उड़ने वाली कार से लेकर सारी चीजें टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड थी। इस समय पर कई सारे अमीर लोग अपने क्लोन्स यूज किया करते थे काम कराने के लिए। इन क्लोन्स के अंदर फीलिंग्स तो होती थी, लेकिन इन्हें नौकरों की तरह यूज किया जाता, कहीं रेस्टोरेंट में तो कहीं अपनी जरूरत के लिए। चाहे कस्टमर किसी भी तरीके से बर्ताव करे, लेकिन इन क्लोन्स को उनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। हमें इसी तरीके से स्नो नाम की एक क्लोन दिखाई जाती है जो बहुत ब्यूटीफुल थी। उसे एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रखा गया था जो कई सारे कस्टमर्स की सेवा करती। सारे क्लोन्स में से जो भी सबसे अच्छा काम करता तो उन्हें एक रिवॉर्ड मिलता, यानी कि उन्हें सेवा करने से आजाद कर दिया जाता और वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकते थे। इसीलिए हर एक क्लोन बहुत मेहनत करता था उस रिवॉर्ड को पाने के लिए। अब यहाँ स्नो की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम लूना था। रात के समय लूना स्नो के पास आकर उसे एक कहानी सुनाती है। ये कहानी एक लेखक की थी जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और अपने मरने के अंतिम क्षणों में भी उसने अपनी पूरी जिंदगी जी। ये कहानी सुनने के बाद स्नो को एहसास होने लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ यहीं पर मौजूद नहीं है, बल्कि उसे तो एक्सप्लोर करना चाहिए और इस पूरी दुनिया को घूमना चाहिए। जिस तरीके से वो सब इन सारे अमीर लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी भी पर्सनल लाइफ मौजूद है। अब अगले दिन जब वो सारे क्लोन्स सामने खड़े थे और कस्टमर्स उन्हें चुनने के लिए आते हैं, तो एक कस्टमर लूना के साथ बहुत जबरदस्ती करता है। लूना ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसे धक्का देकर भागने लगी। उन क्लोन्स का लीडर ये देखकर काफी गुस्सा होता है। वो तुरंत ही गया और लूना को मारकर बेहोश कर दिया। स्नो के सामने ये सारी चीजें हो रही थी और वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसके मन में तो अब ऐसी भावना पैदा होने लगी कि हम क्लोन्स को आवाज उठानी चाहिए इन सभी के खिलाफ। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कि वो सब नौकरों की तरह काम करते रहेंगे। एक दिन जब स्नो अपने स्लीपिंग चैम्बर में होती है तो उसका स्लीपिंग चैम्बर अपने आप ओपन हो गया था। स्नो ने देखा कि ली नाम का एक कमेटी का मेंबर उसके सामने खड़ा है। ली ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि स्नो किस तरीके से आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ली स्नो को लेकर उस सोसाइटी से बाहर चला आया। पहली बार स्नो ने उस क्लोन वाली सोसाइटी के बाहर कदम रखा होता है और वो सारी चीजें एक्सप्लोर करते जा रही थी। ली तो स्नो के गले पर लगे हुए उस बेल्ट को निकाल लेता है जो ये शो करती थी कि स्नो एक क्लोन है। स्नो के भी गले पर शूटिंग स्टार वाला बर्थ मार्क मौजूद था। अब यहाँ ली स्नो को सारी चीजें समझाता है कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। इन क्लोन्स का यूज बहुत बुरी तरीके से किया जाता था जो कि उनकी जिंदगी ले लेती है। स्नो के सोसाइटी से बाहर जाने की खबर सभी को पता चल गई थी, इसीलिए कई सोल्जर्स उनका पीछा भी करते हैं। पर ली स्नो के साथ मौजूद था जो उसकी हर मोमेंट पे प्रोटेक्शन करता है और उसे उन सारे सोल्जर से बचाते हुए अपने लीडर के पास लेकर आ जाता है। ली का लीडर यहाँ स्नो को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कह रहा था, पर स्नो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। तब जाकर ली ने स्नो को एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि तुम सभी को जो रिवॉर्ड मिलने वाला होता है वो कोई आजादी वाला रिवॉर्ड नहीं होता, बल्कि उसमें चुने गए क्लोन को जान से मार दिया जाता है। ये सारी चीजें ली ने स्नो को सामने की तरफ से दिखाई थी। स्नो बहुत ही ज्यादा चौंक गई इस तरीके का अत्याचार देखकर, और अब उसे किसी भी हालत में इन सारे क्लोन्स के लिए लड़ना होगा और उन्हें न्याय दिलाना होगा। स्नो तो अब ली और उसके साथियों की मदद से एक ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी। उसे ये खबर चारों तरफ फैलानी थी कि किस तरीके से क्लोन्स के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और यही सुनकर क्लोन्स इकट्ठा होंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। स्नो ने सारी चीजें रिकॉर्ड की और उसे अच्छी तरीके से ब्रॉडकास्ट भी कर दिया। पर अब सारे सोल्जर्स बहुत बुरी तरीके से वहां पर आ जाते हैं अपनी स्पेसशिप लेकर और ली को भी मारते हुए स्नो को पकड़ लेते हैं। सारे क्लोन्स में
एक डर का माहौल फैलाने के लिए वो स्नो को सभी के सामने लाकर बहुत बुरी तरीके से मारने लगे। अंत में स्नो को बहुत बुरी तरीके से अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब हमें वो समय दिखाया जाता है जब पृथ्वी पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हुए थे। पृथ्वी इंसानों के रहने लायक ही नहीं रह गई थी और जितने भी रिच लोग होते हैं उन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना दिया था। सभी वहां पर शिफ्ट हो गए थे सिवाय कुछ गरीब लोगों के। हमें तो अब जंगलों के अंदर एक कबीले में जैक नाम का एक आदमी दिखाई देता है। जैक बहुत ही ज्यादा डरपोक था और वो तो अपने दुश्मन कबीले से भी नहीं लड़ पाता। दुश्मन कबीले हर बार उसके कबीले पर हमला कर देते और सारे रिसोर्सेज छीन लेते। जैक को ये पता था कि सभी अंतरिक्ष में चले गए हैं पर उन्हें भी जाना था, वो भी अगर वहां चले जाए तो सेफ रहेंगे। जैक हमेशा कामना किया करता कि कोई यहाँ पर आए और उन्हें वापस स्पेस में लेकर चले जाए। थोड़ी ही देर के अंदर वहां पर मैरन नाम की एक फ्यूचर लेडी आती है। ये फ्यूचर लेडी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं अमीर लोग में से बिलोंग करती थी जिसकी एस्केपिंग पॉड पृथ्वी पर गिरा होता है। लेकिन अब मैरन जैक से बात कर रही थी कि मुझे पहाड़ी पर मौजूद एक बड़े से स्टेशन पर जाना है जहाँ से मैं अंतरिक्ष में मौजूद उन इंसानों से कांटेक्ट कर सकूं। ऐसा करने पर ही वो रेस्क्यू टीम नीचे भेजेंगे, नहीं तो मैरन भी यहीं पर हमेशा के लिए फंसी रह जाएगी। हमें पता चलता है कि वो सभी कबीले के लोग स्नो नाम की एक देवी की पूजा करते थे। सभी उन्हें अपना गॉड मानते थे। मैरन तो जैक से मदद मांगती है कि वो उसे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में मदद करे, लेकिन जैक को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता थी। मैरन यहाँ जैक को प्रॉमिस करती है कि वो उसे और उसकी बेटी को भी स्पेस स्टेशन में लेके जाएगी। तो इसी वजह से जैक मैरन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। ये करने से पहले जब वो अपने कबीले में आ रहे थे तो पता चला कि दुश्मनी कबीले ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। कई सारे फैमिली मेंबर्स जैक के मारे गए, सिर्फ उसकी बेटी बची हुई होती है जो वो उसे लेकर भागने लगा। बहुत सारे दुश्मन लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे पर मैरन भी वहां आकर उनकी मदद करने लगी। मैरन को भी चोट लग गई होती है पर अंत में बहुत बहादुरी दिखाते हुए पहली बार जैक ने हथियार उठाए और उस कबीले के लीडर को जान से मार दिया। सभी लोग आपस में लड़कर मर चुके होते हैं, लेकिन जैक अपनी बेटी और मैरन के साथ सीधा उस स्टेशन में पहुंचा और अंदर पहुंचते ही उन्हें काफी सारी एडवांस चीजें दिखाई दी। वहां उन्हें पता चलता है कि स्नो नाम की देवी की जो पूजा किया करते थे वो इंसानों द्वारा बनाई गई एक क्लोन होती है। और अब यहाँ मैसेज सेंड करने के बाद रेस्क्यू टीम आती है उन एडवांस लोगों की, लेकिन वो सिर्फ अपने साथ मैरन को ही लेकर जा रहे थे। वो गरीब लोगों को बिल्कुल अपने साथ नहीं रखते और यहीं पर रिवील हो जाता है कि वो सभी कितने सेल्फिश हैं। वो सभी जैक को वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चला कि अब मैरन भी जैक के साथ ही रुक गई है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और जैक ने मैरन के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और वो बूढ़ा हो चुका था। हमें तो जैक के भी ऊपर बर्थ मार्क दिखाई देता है, यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैक ने अपनी जिंदगी मैरन के साथ गुजारी और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।